दोस्तों एक सवाल है आपके लिए कि आप भविष्य को कैसा देखना चाहते हैं। भाई 2050 तक मैं तो सबके लिए इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, होवरबोर्ड और फ्री में चॉकलेट देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत दूर की बात लगती है, लेकिन 100 साल पहले लोगों की इस बात को लेकर काफ़ी उम्मीदें अलग थीं कि आज दुनिया कैसी होगी। कुछ दावे जैसे कि फ्लाइंग फायरमैन, रोबोटिक हेल्पर्स और सुपर स्कूल हंसने लायक हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल सच निकल कर के आए हैं। तो करते हैं साइंस फैक्ट्स को साइंस फिक्शन से अलग और देखते हैं अतीत में लोगों ने भविष्य के बारे में क्या अनुमान लगाया था। दोस्तों, फ्रांस ने साल 2000 में यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी और अपने जेल के सिस्टम को बदल दिया था, लेकिन फ्रेंच आर्टिस्ट जीन मार्क कोटे ने इनमें से किसी भी घटना की भविष्यवाणी नहीं की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोटे 100 साल पहले 1899 में जिंदा थे। 1900 की पेरिस एग्जीबिशन के लिए उन्होंने उस साल कुछ पोस्ट कार्ड तैयार किए थे जिसमें फ्रांस इन द ईयर 2000 को दिखाया गया था। इस समय फेरिस व्हील, डीजल इंजन, टॉकिंग पिक्चर्स और एस्केलेटर सभी को भविष्य की चीजें माना जाता था, लेकिन कोटे द्वारा बनाई गई पेंटिंग में चीजें थोड़ी ज्यादा ही आगे निकल के आ गई थीं। साल 2000 तक कोटे ने भविष्यवाणी की थी कि स्कूल में स्टूडेंट्स के दिमाग में नॉलेज को पंप करने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। इन पोस्ट कार्ड्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट नॉलेज मशीन को घुमाएगा तो वो मशीन किताबों को पीस कर उनके अंदर की जानकारी को जादुई रूप से उसके क्लासमेट्स के दिमाग में भर देगी, एक माइंड फीडिंग पेपर थ्रेडर की तरह। तो 2000 के दशक का स्कूल बैठने, आराम करने और जानकारी को एब्जॉर्व करने की एक अलग जगह होगी, जब तक कि मशीन को घुमाने की बारी आपकी ना हो। हकीकत में हमने जो कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड बनाए हैं वो नॉलेज मशीन के सबसे करीब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों को समझना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, स्कूल छूटने के बाद आप हमेशा ही घर पर वापस आते हैं, लेकिन स्कूल बस से नहीं, एक विशाल सीहौर से। असली दुनिया में सीहौर सिर्फ 14 इंच लंबे होते हैं, लेकिन कोटे का मानना था कि साल 2000 तक वो 10 गुना बड़े होंगे और उन पर एक अजीब सुनहरी चमक होगी और वो समुद्र की चारों तरफ लोगों को लाने ले जाने का काम करेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा था कि वो किस चीज से इतने बड़े हो जाएंगे? एवोल्यूशन, रेडिएशन या किसी अजीब ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की वजह से? उन्होंने चाहे जो भी सोचा हो वो दिलचस्प था, लेकिन जब मुझे समुद्र को पार करना होगा तो भाई मैं तो नाव का ही इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, क्रिएटिविटी में जानवरों का इस्तेमाल सिर्फ बड़े सुनहरी समुद्री घोड़ों तक सीमित नहीं है। कोटे ने बेबी चिकन बनाने वाली मशीनों के आविष्कार की भी भविष्यवाणी की थी। ये काफी सिंपल सा लगता है। मशीन में एक अंडा डाली और 5 मिनट के बाद आपको फार्म में एक जिंदा पक्षी चलता हुआ नजर आएगा। 21वीं सदी में एक अंडे से चिकन निकालकर आपके डिनर प्लेट तक पहुंचाने के लिए इंडस्ट्रियल फार्मिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन एक चिकन बनाने वाली मशीन जो फटाफट चिकन तैयार कर दे, यार ये तो मुर्गों के भगवान ही कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी ये एक पागलपन है। तो साल 2000 में आप एंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहेंगे? वेल, कोटे ने उसे भी नहीं छोड़ा। 1899 में ज्यादातर लोग लाइव म्यूजिक सुनने के लिए ऑर्केस्ट्रा, लाइव कॉन्सर्ट या स्टेज ओपेरा में जाते थे। कोटे के हिसाब से हम साल 2000 में भी ऐसा ही कर रहे होंगे, सिवाय इसके कि म्यूजिक मशीनों द्वारा बजाया जाएगा। जी हाँ, एक ह्यूमन ऑर्केस्ट्रा के बजाय एक रोबोट ऑर्केस्ट्रा। जबकि हमारे पास अभी तक एक साथ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने वाले रोबोट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जरूर है, और जिसे भी ग्राइम्स इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के रूप में पहचान लें। तो भले ही हम रोबो ओपेरा में नहीं जाते हैं, लेकिन कोटे का मानना था कि टेक्नोलॉजी हमारे म्यूजिक बनाने और सुनने दोनों के तरीके को बदल देगी। लेकिन फिर कोटे ने सोचा कि अगर रोबोट म्यूजिशियन हो सकते हैं तो वो हेयर स्टाइलिस्ट क्यों नहीं हो सकते? इस तस्वीर में 2000 के दशक के हेयर ड्रेसर को मशीनों से रिप्लेस कर दिया गया, जिन्हें लोगों के बालों को ट्रिम करने और उन्हें ग्रूम करने के लिए डिजाइन किया गया। मेरे पास एक ह्यूमन हेयर ड्रेसर भी है भाई, लेकिन मशीन से ट्रिमिंग करना उतनी दूर की बात नहीं है जितना कि आप सोच सकते हैं। 2012 में जिराफ टेक्नोलॉजीज ने एक प्रोटोटाइप मल्टी आर्म यूजीवी पूरा किया था, जिसमें एक शेवा लगा हुआ था, जिससे वो यूजर को दूसरे इंसान के बालों को दूर से काटने में मदद करता था। हालांकि ये शानदार है, लेकिन उसका नतीजा उतना अच्छा नहीं है यार। कुछ काम अभी भी ऐसे हैं जिन्हें इंसानों द्वारा ही किए जाने की जरूरत है। यार, इंसान के हाथों की बात करें तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिए, जब तक कि आपके पास इसे करने के लिए रोबोट ना हो। ग्रेट, हो गया। चलिए, तो हमारा अजीब प्रेडिक्शन कौन सा है जान लेते हैं। लेकिन एक चीज जिसे लोग अपने हाथों से दूर रखना पसंद करेंगे वो है क्लीनिंग। मुझे पता है कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन हर कोई वर्गो नहीं होता है। खोटे ने कल्पना की थी कि 21वीं सदी में लोगों को मशीनों की मदद से ऐसे बेसिक कामों को करने का एक तरीका मिल गया होगा। ऐसी मशीनें जो एक ही समय में स्क्रब और पॉलिश कर सकती थी। आपको बस इतना करना है कि आपको वहां खड़े रहना है, इसे चलाना है, इसे खींचना है, चाहे जो भी हो। वो अजीब मशीन भाई भयानक ही लग रही है। शुक्र है मॉडर्न ज़माने में सिर्फ रूम्बास हैं। छोटे और खूबसूरत होने के बावजूद रूम्बा पूरी तरह से प्रॉक्सिमिटी सेंसर द्वारा ऑपरेट होता है
और सिर्फ एक फर्श को साफ कर सकता है। लेकिन अगर आप कोटी की मशीन जैसी कोई भयानक चीज चाहते हैं तो क्यों ना अपने रूम्बा पर इस तरह से चाकू लगा दें। यार, अपने अगले शिकार की तलाश में इसे अपने घर के चारों तरफ घूमते हुए इमेजिन कीजिए। भाई, मैं तो खुद ही अपने फर्श की सफाई करना पसंद करूंगा। क्लीनिंग, ट्रैवल और स्कूल के अलावा कोटे को कुछ और भी उम्मीदें थीं कि फ्रांस की इमरजेंसी सर्विस 100 सालों के बाद कैसी दिखती है। आग बुझाने के लिए जमीन पर होज और वैगन का इस्तेमाल करने के बजाय पंखों वाले फायरमैन लोगों को बचाने के लिए उड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, उड़ते हुए फायरमैन। बेशक वो 21वीं सदी में एक हकीकत नहीं है जब तक कि आप दुबई में ना हो। 2016 में दुबई सिविल डिफेंस ने ऊंची इमारतों में हालातों से जल्दी निपटने में मदद करने के लिए और अपने फायर डिपार्टमेंट को आसान बनाने के लिए $10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया। लेकिन भाई, दुबई में कोटी की भविष्यवाणी के मुताबिक तितली के खूबसूरत पंख यूज नहीं होंगे। इसके बजाय उन्होंने जेट इंजन का इस्तेमाल किया जो उन्हें लगभग 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करेगा। वाह, क्या फुर्तीला रिस्पॉन्स है। साल 1900 में फोन सिग्नल के इन्वेंशन से पहले अगर आप किसी को टेक्स्ट करना चाहते थे तो आपको अपना मैसेज लिखकर 84 साल तक इंतजार करना होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। आपको एक लेटर भेजने के लिए फिजिकल मेलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। कोटे को उम्मीद थी कि साल 2000 तक पोस्टल सर्विस फायर डिपार्टमेंट की तरह आसमान में पहुंच जाएगी। अनोखी फ्लाइंग मशीन का इस्तेमाल करके लेटर सीधे आपकी तीसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंचा दिया जाएगा, जो देखने में ऐसा लगता है कि उन्हें दा विंची द्वारा डिजाइन किया गया था। ये देखने में जितना मजेदार लगता है, आज हमारे ज्यादातर मैसेज डिजिटल दुनिया में होते हैं। ईमेल से लेकर टेक्सटिंग और व्हाट्सएप तक दुनिया में इस तरह का कहीं भी मैसेज भेजने में सिर्फ कुछ सेकंड और एक बटन पर क्लिक करने जितना टाइम लगता है। भूल जाइए कि भाई कि आपने कुछ देखा है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि स्विमिंग एक पुरानी और घिसी पिटी नौटंकी है? समय आ चुका है कि हम अपने शरीर को लिक्विड के ऊपर तैराने का एक नया तरीका डेवलप करें। अगर पानी जमीन की तरह होता तो क्या ये ज्यादा आसान नहीं होता? कोटे के प्रोडक्शंस के एक साल बाद साल 1900 में एक और फ्यूचरिस्टिक ने भी यही सोचा था। एक जादुई पदार्थ से भरे गुब्बारों का इस्तेमाल करके आज के तालाबों को भविष्य के पार्कों में बदल दिया जाएगा, जो आपको पानी से बाहर निकालता है और आपको हवा में बहने से रोकता है। यहाँ तक कि घोड़े भी मौज मस्ती में आ जाएंगे। जबकि बलून सपोर्टेड लेक वॉकिंग ने अभी तक धूम नहीं मचाई है। हमारे पास विशाल इन्फ्लेटेबल जॉर्ब बॉल्स हैं जो आपको बिना डूबे पानी के ऊपर चलने में मदद करते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम इंसानों के लिए, सॉरी घोड़ों। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें 100 साल और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा 1900 के दशक से द लेडीज होम जर्नल के लेखक जॉन एल्फ्रेड वॉटकिंस जूनियर, उन्होंने 21वीं सदी के लिए अपनी खुद की कुछ भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने अच्छी शुरुआत और सही प्रेडिक्शन करते हुए कहा कि हेल्थ केयर में होने वाले साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण लोग लंबे और बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि साल 2001 तक लेटर C, X और Q अल्फाबेट का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई सिर्फ साउंड द्वारा ही स्पेलिंग लिखेगा। तो क्या CAT कैट फिर KAT कैट होगा? एक एक्स रे होगा और हर मिनिस्ट्री को क्वीन कहा जाएगा? यार, मशहूर स्टीमर QXC का नाम तो खत्म ही हो जाएगा। अगर आप वॉटकिंस के सोचे हुए फ्यूचर अमेरिका में रह रहे होते तो पार्सल कैसे भेजते? 20वीं सदी के इंसान की तरह मेल के जरिए? नहीं। वॉटकिंस का मानना था कि वैक्यूम पाइप पहले अमीर लोगों के घरों को आपस में जोड़ेंगे, फिर बाद में सभी के घरों को। तो फिर आप अपने घर से निकले बिना होम टू होम पैकेज भेज सकेंगे। ये शानदार होगा, बेशक महंगा भी, लेकिन आज आप अपने घर से बाहर निकले बिना अपनी जरूरत की लगभग हर चीज को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना पैकेज कब मिलेगा? ये अभी भी एक उलझन है, क्योंकि अमेरिका का मेलिंग सिस्टम आमतौर पर USPS, UPS या FedEx पर निर्भर करता है। 1900 के दशक में अल्फाबेट पोस्टल सर्विस और ट्रैवल के साथ की गई भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने क्या सोचा था कि कम्युनिकेशन किस रूप में होगा। कोटे के फ्लाइंग मैसेंजर्स के बजाय एक आर्टिस्ट सच में से मिलती जुलती चीज लेकर के आया, एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वीडियो कॉल डिवाइस। ये प्रैक्टिकली एक स्मार्टफोन है, लेकिन ये दुख की बात है कि आज हम वीडियो कॉल करते हैं तो हमारे आसपास यानी प्राइवेट जेट या मैचिंग स्काई सूट वाले वेटर नहीं होते। लेकिन अगर हम 1964 में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पिक्चर फोन ने यहीं से अपनी शुरुआत की थी। भले ये डिवाइस पोर्टेबल नहीं था और इसे बूथ में इंस्टॉल किया गया था, पर लोग दो स्क्रीन पर आमने सामने बात कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने 1900 के दशक में सोचा था। इस कामयाबी के बाद में स्काइप, फेस टाइम और हाल ही में जूम के विकास को बढ़ावा दिया है, जहां आप सच में 1000 लोगों के साथ आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं। जरा सोचिए कि साल 1900 की अद्भुत कल्पनाओं के बिना हम आज भी लोगों को फोन करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे होते। अब अगर हम 1930 के दशक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम F.E. स्मिथ की भविष्यवाणियों पर एक नजर डाल सकते हैं, जो कि एक वकील थे और सांसद भी। वो एक बहुत ही सनकी आदमी था और उसके फ्यूचर प्रेडिक्शंस कुछ अलग नहीं थे। स्मिथ ने अपनी पूरी जिंदगी में कारों को लगातार बढ़ते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने ये सोचा था कि जैसे जैसे एक एयर ट्रैवल बढ़ेगा, प्राइवेट प्लेन कारों की जगह ले लेंगे, क्योंकि वो कार की तरह सुरक्षित भी होंगे और सस्ते भी।
जी हाँ, 2020 के दशक में भी लो कॉस्ट वाली फ्लाइट मौजूद है। न्यूयॉर्क से मियामी तक करीब $30 में पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम अभी भी हर किसी के पास अपना प्राइवेट प्लेन लेने से काफी दूर हैं। 2014 में दुनिया में हर 19,500 लोगों के लिए एक प्राइवेट जेट था, तो ऐसा भविष्य में होना अभी बहुत दूर की बात है भाई। ओके, तो एक अजीब सवाल के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी दो आंखें क्यों होती हैं? हमारी एक आंख में चोट लगने की स्थिति में हमें बैकअप देने के अलावा दो आंखें होने से हमें गहराई का अनुभव करने में मदद मिलती है और हमारी नज़रों का दायरा बढ़ जाता है। बहुत ज़रूरी काम है ना? लेकिन डॉक्टर थॉमस शशीद ऐसा नहीं मानते। 1934 में इस डॉक्टर ने दावा किया था कि समय के साथ इंसान का नोज ब्रिज खत्म हो जाएगा और सभी इंसानों के चेहरों के बीच में एक सुपर आई बन जाएगी। शशीद ने दावा किया था कि हम ह्यूमन साइक्लोप्स में बदल जाएंगे। उन्होंने साइक्लोप्टिक सुपर आई के दो खास फायदे देखे थे। सबसे पहले तो हम एनर्जी के फॉर्म्स को देख पाएंगे जिससे कि हम अनजान थे, और दूसरा हम कलर और मोशन को ज़्यादा ठीक तरह से देख सकेंगे। अब इससे पहले कि आप बहुत एक्साइटेड हों, शशीद ने कहा था कि ये आने वाली सदियों में होगा, इसलिए इस वक्त फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसा कहने के बाद शशीद को शायद उम्मीद थी कि इस समय तक हमारी आंखें एक दूसरे के करीब आ जाएंगी। इसलिए अगर मेरी माने तो जैसे ही आप अपनी आंखों को अपनी नाक के करीब जाते हुए देखें ना, तो तुरंत अपने नज़दीकी आई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। वाह, 1930 के दशक में लोगों को भविष्य के बारे में कुछ बड़ी उम्मीदें थीं कि ये कैसा दिखेगा, लेकिन 1950 के दशक में क्या सोचा था? भले ही वो तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस थे, लेकिन उस दौर के मशहूर साइंटिस्ट की कुछ अजीब और गरीब मान्यताएं थीं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर साल 2000 में जेटसन के अंदाज में उड़ने वाली प्राइवेट कारें नहीं थी, तो दुनिया भर में लोग रेलवे के जरिए रफ्तार से दौड़ रहे थे। इसी समय के आसपास मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव तकनीक को पहली बार डेवलप और पेटेंट कराया गया था। इस थ्योरी में दावा किया गया था कि एक गाड़ी मैग्नेटिक प्रोपल्शन और लीनियर मोशन का इस्तेमाल करके 310 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रैक पर दौड़ सकती है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि इस आशाजनक खोज के कारण भविष्य में मैगलेव सभी तरह के ट्रांसपोर्ट पर हावी हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं थे। जबकि दुनिया को सबसे तेज ट्रेन जैसे जापान की बुलेट ट्रेन मैगलेव तकनीक का इस्तेमाल करती है। पटरियों को लगाना काफी महंगा है, इतना महंगा कि जापान अभी सिर्फ 180 मील लंबे मैगलेव ट्रैक पर $64 अरब खर्च करने की राह पर है। इसलिए जब तक कि हम पब्लिक के लिए मैगलेव उपलब्ध कराने का एक सस्ता तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक बाकी दुनिया को बसों जैसी रेगुलर ट्रांसपोर्ट सर्विस से काम चलाना होगा भाई। हाँ। लेकिन 1950 के दशक के विशेषज्ञों को ट्रैवल के अलावा भी और कई सारी चीजों से बहुत उम्मीदें थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि साल 2000 तक मनोरंजन की दुनिया एक अलग ही लेवल पर होगी। हम बहुत पहले से ही अपने रेडियो बंद कर चुके होंगे और अपने 4 डायमेंशनल कलर टीवी को चालू कर दिया होगा। जो कुछ भी दिखाया जा रहा होगा उसकी स्मेल से कमरा भर जाएगा और तस्वीरें स्क्रीन से निकलती हुई नजर आएंगी। 3D टीवी सबसे पहले 1981 में डेवलप किए गए थे और भले ही वो 2010 में पॉपुलर हुए थे, 2016 तक वो सिर्फ एक नॉवेल्टी थे और ज्यादातर मॉडल्स का प्रोडक्शन बंद हो गया था। यहाँ तक 4D की बात है तो स्मेलोविजन एक ऐसी तकनीक है जिससे फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में स्मेल रिलीज की गई थी, जिसने 1960 की फिल्म सेंट ऑफ मिस्ट्री से अपनी शुरुआत की थी। बदकिस्मती से कई स्मेल्स को रिलीज करने में देर हो गई, जिसकी वजह से वो स्क्रीन पर मौजूद चीजों से मैच नहीं हो पा रही थी। कई लोगों को मजा डिस्पर्शल मशीन के तेज छिड़काव के शोर और अलग अलग स्मेल के मिक्स होने की वजह से किरकिरा हो गया, जिससे उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। इसके फ्लॉप माने जाने के बाद हमने इस तरह के 4D फीचर में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की और मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी ऐसा करना चाहेंगे। तो दोस्तों, कुछ भविष्यवाणियां हकीकत होने के बहुत ही करीब हैं, लेकिन हर कोई उतना करीब नहीं पहुंच सका। 1950 में पॉपुलर मैकेनिक्स के एक आर्टिकल में दावा किया गया था कि 21वीं सदी तक सॉडस्ट टेबल लिनन और अंडरवियर को फूड प्रोडक्शन के लिए केमिकल फैक्ट्री में रिसाइकल किया जाएगा। जी हाँ, आपके पापा के रिसाइकल अंडरवियर से बनाया गया स्वादिष्ट खाना। छी यार, रेजर का इस्तेमाल पुराने जमाने की बात हो गई। लोग सिर्फ खास तौर से तैयार किए गए केमिकल सॉल्यूशन से ही शेव करेंगे। मेरा मतलब है कि वो पूरी तरह से गलत नहीं थे, क्योंकि बाल को हटाने वाली क्रीम इन दोनों मौजूद है, लेकिन जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है वो ये जानता है कि इसमें से कचरे के ढेर में आग लगाने से भी ज्यादा बुरी बदबू आती है। लेकिन बर्तन धोने जैसे रोजमर्रा के घर के काम कैसे होंगे? 1950 के दशक में भविष्य की प्लेटें एक सस्ते प्लास्टिक से बनी होंगी, जो कि गर्म पानी से मिलते ही पिघल जाएंगी और सीधे नाली में बह जाएंगी। और फिर भी हम 21वीं सदी में समुद्र में कम प्लास्टिक डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस अजीब क्रिएशन के साथ समुद्र पहले से ही प्लास्टिक से भरा हुआ है। चलिए घर की साफ सफाई की बात कर लेते हैं। आसान है। तो अब आपके पास जो कुछ भी है वो वाटरप्रूफ है, इसलिए उठाइए अपना पाइप और हो जाइए शुरू। जी हाँ, सब कुछ। सोफा वाटरप्रूफ, टीवी वाटरप्रूफ, बच्चे 100% वाटरप्रूफ। इसके अलावा सारी गंदगी को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड फीचर के रूप में हर कमरे में एक प्लग होल होता है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इस सदी में ऐसे किसी बंदे को भी नहीं जानता जिसका सारा सामान वाटरप्रूफ हो। या जरा सोचिए कि इस तरीके से जुड़े पानी के बिल को भरने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा।
तो दोस्तों, अब तक हमने सैकड़ों साल आगे के लिए किए गए लाइव प्रोडक्शंस के बारे में तो देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोडक्शंस ज्यादा सही हो सकते थे अगर वो अपने समय के करीब की चीजों पर ज्यादा फोकस्ड होते, जैसे कि आने वाले 10 सालों के लिए। खैर, अमेरिकन वीकली में पब्लिश किए जाने वाले 1960 के एक आर्टिकल ने ठीक ऐसा ही किया। उनके लिए 1970 वो साल होगा जब क्लर्क हाथ से टाइप नहीं करेंगे, बल्कि अपने टाइपराइटर में बोलकर टाइप कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, वो भी सीरी और एलेक्सा से 40 साल पहले। दिलचस्प बात यह है कि वो इससे ज्यादा दूर नहीं थे। 1980 के दशक में आईबीएम ने टेंगोरा नाम के एक वॉइस एक्टिवेटेड टाइपराइटर बनाया था, जिसमें 20,000 शब्दों की वोकैबुलरी थी। कमाल है यार। अगर वो इसके बारे में लगभग सही थे तो अमेरिकन वीकली ने और क्या भविष्यवाणी की थी भाई। तो माना जाता था कि 2000 के दशक का मॉडर्न सोल्जर मंगल ग्रह के सुपरमैन जैसा दिखाई देगा। माफ कीजिए, क्या उन्हें उम्मीद थी कि सैनिक अपनी वर्दी के ऊपर स्कार्फ और चमकीले लाल अंडरवियर पहने होंगे? इससे उन मिशंस में कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिनमें छुपने की जरूरत होती है। शुक्र है कि वो सिर्फ सोल्जर्स को दिए जाने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट में बदलाव की बात कर रहे थे। जाहिर है, सोल्जर्स को कथित तौर पर रॉकेट बेल्ट दिए जाएंगे जो उन्हें नदियों को कूदकर पार करने, इमारतों की छतों पर छलांग लगाने और 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने में मदद करेंगे। क्या 1960 के दशक में लोग सच में ये सोचते थे कि 21वीं सदी की लड़ाई डीसी कॉमिक्स के पैनल की तरह दिखेगी? अफसोस की बात है कि हम इस तरह की किसी भी एडवांस मिलिट्री तकनीक से अब तक अनजान है यार। लेकिन युद्ध में सुपरमैन की आर्मी को देखने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पुराने दिनों में अमेरिका के लोग ऑप्टिमिस्टिक और आगे की सोच रखने वाले लोग थे, लेकिन दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों की क्या भविष्यवाणियां थीं? 1960 के दशक में सोवियत यूनियन में बनी एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म स्ट्रिप के हिसाब से 2017 का सोवियत यूनियन वास्तव में एक अद्भुत जगह होगी। सोवियत यूनियन के ठंडे इलाके पृथ्वी की नेचुरल थर्मल एनर्जी द्वारा गर्म किए गए विशाल बर्फ के नीचे बने शहरों से आबाद होंगे, जिसकी वजह से लगातार गर्मी जैसा मौसम बना रहेगा। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है कि उन्हें इतनी नेचुरल लाइट कैसे मिलेगी। शायद यही वजह है कि इन शहरों का निर्माण कभी नहीं हुआ। वेदर कंट्रोल एक और भविष्य की तकनीक थी जिसमें रूसियों ने 2017 तक महारत हासिल करने की उम्मीद की थी। सोवियत अधिकारी आकाश में मौजूद एक कंट्रोल स्टेशन से एक बटन को दबाकर तूफानों और बाउंडरों को रोक सकेंगे। ये सच में एक साफ सुथरा आइडिया है, लेकिन दुख की बात है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ तब तक इस तरह की कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रही थी। लेकिन सोवियत यूनियन ने ऐसी कई चीजें ईजाद की जिसने आगे चलकर टेक्नोलॉजी के लिए इंस्पिरेशन का काम किया। 1966 में बोरिस ग्रुशिन ने एक रोबोटिक बटलर का आविष्कार किया था जो कि टेलीफोन का जवाब दे सकता था, घर में टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता था, उसे खास इवेंट्स की याद दिला सकता था, टाइम और डेट बता सकता था और यहाँ तक कि उसमें एक रेडियो भी था। ये सच में तकनीक का एक शानदार नमूना था, लेकिन 2020 पाउंड का वजन होने के कारण रोबोट बटलर कई घरों में आमतौर पर नहीं देखे जाते थे साल 2000 तक, जबकि वो डॉक्टर हु के किसी भी कैरेक्टर से मिलते जुलते नहीं है। लेकिन अमेज़न के एलेक्सा और गूगल होम हब जैसे वर्चुअल असिस्टेंट अब पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। वो लगभग सब कुछ कर सकते हैं जो बोरिस का रोबोट वॉइस कमांड तकनीक का इस्तेमाल करके कर सकता था, और साइज में सिर्फ उसके 10वें हिस्से के जितने हैं। ओके, तो कई अलग अलग लेवल पर 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत दोनों के दोनों फ्लॉप हो गए। लेकिन 1960 के दशक की एक भविष्यवाणी काफी सटीक साबित हुई और वो थी इंटरनेट का इस्तेमाल। 1966 का ये वीडियो 1999 की लाइफस्टाइल को दिखा रहा है, जो कि भविष्य के होम कंप्यूटर कंसोल को दिखाता है, जो कि आने वाली चीजों का बहुत ही सटीक एग्जाम्पल भी है। ये भी दिखाता है कि घर में सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंसोल और पीसी होने से इंटरनेट शॉपिंग, बैंकिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस आम हो जाएंगे। ये देखते हुए कि इंटरनेट को वास्तव में शुरू होने में अभी 13 साल और लगेंगे। ये सच में आश्चर्यजनक है मेरे भाई। लेकिन क्या 1966 की दूसरी भविष्यवाणियां ऐसी उम्मीदों पर कायम रह सकती हैं? खैर, 1966 की टाइम मैगजीन की कहानी ने दावा किया था कि पहिया, जो इंसान के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है, साल 2000 तक बेकार हो जाएगा। जी हाँ, पहिया। मैंने सुना है कि आप पूछ रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। ट्रैवलिंग सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि हमने ऐसे कई होवरक्राफ्ट डेवलप कर लिए होंगे जो कि हवा में उड़ सकते हैं। तो कोई कार नहीं, सिर्फ होवर कार, कोई बाइक नहीं, सिर्फ होवर बाइक, कोई स्केटबोर्ड नहीं, सिर्फ होवर बोर्ड। ये एक मजेदार तैरते हुए भविष्य की तरह लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ 2020 में हम अभी भी सड़कों और पहियों वाली मशीनों पर काफी ज्यादा निर्भर हैं। यार, इसने मेरी सारी उम्मीदों को जमीन पर लाकर पटक दिया। लेकिन 1960 के दशक की सभी भविष्यवाणियों का मतलब ये नहीं था कि पहिए बेकार हो जाएंगे। क्या आपने 2001 अ स्पेस ओडिसी फिल्म के बारे में सुना है? ये 1968 की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है, जो कि भविष्य की दुनिया को दिखाती है। जिस बुक पर यह बेस्ड थी, उसके राइटर आर्थर सी क्लार्क ने भविष्य के लिए अनगिनत भविष्यवाणियां की थी, जिसमें दिलचस्प नाम
अनटिडर्ड होम्स भी शामिल था। क्लार्क का मानना था कि भविष्य में हम जब चाहें तब अपने घर को शिफ्ट कर सकेंगे, एक मोबाइल होम या एक आरवी नहीं, बल्कि एक पूरा घर बिजली और पानी की सप्लाई के साथ, जिसे आसानी से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। लोग इस सुविधा का इस्तेमाल सर्दियों में साउथ की तरफ जाने और मौसम के गर्म होने पर नॉर्थ की तरफ लौटने के लिए करेंगे, बिल्कुल हंसों की तरह। लेकिन इतने बड़े घर और वो भी पहियों वाले, भले ही ये अजीब लगता है लेकिन क्लार्क पूरी तरह से गलत नहीं थे। हाल ही में पश्चिमी दुनिया में फैल रहे छोटे से घर की सनक के कारण लोग कहीं भी और कभी भी ले जाने की आजादी के लिए जगह को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हालांकि हर किसी ने चलने वाले घरों की कल्पना नहीं की थी। यह है 1981 में जेम्स वाइन के विजन से बना हुआ एक आर्किटेक्चर जिसे हाई राइज होम्स कहा जाता है। इसने प्रोडिक्ट कर दिया था कि हाई राइज ओपन प्लान बिल्डिंग्स को ही आखिर घर की तरह यूज किया जाएगा और इसकी सब अर्बन कॉलोनी की डिजाइन जेंगा जैसी होगी। अब इस तस्वीर की तुलना इटली के मिलान में इस रियल लाइफ बिल्डिंग से कीजिए। ये 2014 से यहाँ पर मौजूद है और इसे बॉस्को वर्टिकल के नाम से जाना जाता है, जिसका इटालियन भाषा में मतलब होता है वर्टिकल फॉरेस्ट। ये बिल्डिंग पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट और क्लीन एनर्जी, सोलर पैनल और फिल्टर्ड वेस्ट वाटर पर काम कर रही है। अलग अलग घरों से बनी एक ऊंची बिल्डिंग ना होने के बावजूद बॉस्को वर्टिकल जेम्स के डिजाइन पर आधारित एक दिलचस्प मॉडर्न और खास तौर पर एक इको फ्रेंडली वर्जन है। तो अब आइए 1988 की तरफ बढ़ते हैं। 1980 के दशक के बच्चों ने क्या सोचा होगा कि 2013 कैसा होगा? वेल, लॉस एंजल्स टाइम्स मैगजीन के एक आर्टिकल में कुछ बेहद सटीक भविष्यवाणियां थीं। 2013 तक जवान देखने वाली त्वचा के लिए इंजेक्शन होंगे, ईमेल के जरिए भेजे गए अजीब एनिमेशन होंगे, दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़ने वाले फाइबर ऑप्टिक्स होंगे और ऑन डिमांड म्यूजिक और फिल्में होंगी जिन्हें आप घर बैठे बैठे आराम से देख सकते हैं। आज हम इसकी तुलना कोलेजन इंजेक्शन, एनिमेटेड कार्टून, स्ट्रीमिंग सर्विस और इंटरनेट से कर सकते हैं। ये सारी भविष्यवाणियां लगभग पूरी तरह से सही हैं। लेकिन 1980 के दशक की एक और तकनीक है जिसे हमने 21वीं सदी में सच में अपनाया है और वो है वर्चुअल रियलिटी की दुनिया, जिसे वीआर के रूप में भी जाना जाता है। नासा ने 1980 के दशक में पावर ग्लव्स, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और 3D इमेज और साउंड के इस्तेमाल के साथ वर्चुअल रियलिटी को बढ़ावा दिया, लेकिन जो स्पेशल इफेक्ट्स की दुनिया थी वो उसको बनाने के लिए थे। दुख की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। हेलमेट और उनके ऑप्टिक्स बहुत भारी थे, कंप्यूटर बहुत ही स्लो थे और टच फीडबैक सिस्टम काम नहीं करते थे। मोशन सिकनेस वीआर का एकमात्र हिस्सा था जो कि हमेशा सटीक होता था, लेकिन 21वीं सदी में कंप्यूटर 1980 के दशक की तुलना में हजारों गुना तेज है और वीआर की अनगिनत एप्लीकेशंस हैं, जबकि बाकी दुनिया वीआर का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करती है। नासा अब वीआर एनवायरनमेंट का बहुत सटीक इस्तेमाल करता है। वो स्पेस शटल मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करने में मदद कर सकते हैं, चाहे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो या वर्चुअली किसी दूसरे घर को विजिट कर रहा हो, यहाँ तक कि सिर्फ टीवी देख रहा हो। मुझे नहीं लगता कि नासा को उम्मीद थी कि हम उनकी नई तकनीक का इस्तेमाल ऐसे करेंगे। यार, अतीत की भविष्यवाणियों के लिए हमारे लिए कुछ बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि साल 2100 में क्या हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।